नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। भारत सहित विश्व के समूचे देशों में एक कौतूहल है, एक उत्सुकता है, और वह यह कि 2024 लोकसभा चुनाव में आने वाला जो परिणाम है वो किस प्रकार का होगा। हमारे आपके सभी के मन में जो कैलकुलेशंस हैं, जो अपना स्वयं का विश्लेषण है, वह कितना मैच कर सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से। सभी लोगों का अपना अपना मत है, एग्जिट पोल्स भी अपनी अपनी राय देने लगे हैं। इसी क्रम में रुद्राष्ट्र विज्ञान आपके लिए लेकर आया है ज्योतिषीय आंकड़े, वह आंकड़े जो एकदम सटीक होते हैं, वह आंकड़े जो ग्रहों की चाल को एकदम बिल्कुल क्लियर बोलते हैं। तो आज का कार्यक्रम 2024 लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने की पूरी संभावना है, इस विषय पर चर्चा होगी। कारण में प्रश्न कुंडली होगी, और प्रश्न कुंडली जो होगी वह 29 मई 2024 रात्रि 11:05 की है। स्थान बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। यानी कि इस समय की एक प्रश्न कुंडली का निर्माण किया गया है, और उस प्रश्न कुंडली के निर्माण के आधार पर ग्रहों का जो संयोजन है, ग्रहों की जो स्थितियां हैं, उसके आधार पर यह विश्लेषण किया गया है। आगामी 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो आप मैच कराकर देखिएगा कि कितना सटीक विश्लेषण रुद्राष्ट्र विज्ञान की ओर से दिया गया। तो चलिए समय को नष्ट न करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए, जब जो समय मैंने आपको बताया, यह समय जब आप कुंडली बनाएंगे तो कुंडली कुछ इस प्रकार की बन के आएगी। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। मकर लग्न की कुंडली होगी, यानी कि पहले फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा होगा। इसी के क्रम बढ़ते हुए क्रम में शनि देव विराजमान होंगे द्वितीय भाव में, यानी कि कुंभ राशि में, और उनके साथ में ही चंद्रमा बैठे होंगे तीसरे भाव, यानी कि 12 नंबर की राशि में बैठे होंगे मंगल और राहु। चौथा भाव यानी कि मेष राशि में बुध बैठे होंगे। 5वां भाव जिसमें कि वृषभ राशि होगी, सूर्य गुरु और शुक्र विराजमान है। फिर 6वां भाव, 7वां भाव और 8वां भाव, इसमें कोई ग्रह नहीं है। 9वें भाव में 6 नंबर यानी कि कन्या राशि और विराजमान है केतु देव। फिर 10वां भाव, एकादश भाव और द्वादश यानी 12वां भाव, ये तीनों भाव भी खाली है। तो मोटा मोटा हमने कुंडली का एक ओवरव्यू ले लिया। अब समझते हैं कि ग्रह किस प्रकार प्रभावित करेंगे आगामी बनने वाली सरकार के लिए। एक बात और मैं बता दूं कि यह जो कुंडली है, यह कुंडली मैंने बीजेपी को लग्न मानकर बनाया है। यानी कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थितियां बन सकती हैं इस चुनावी रिजल्ट में, इसको ध्यान में रखते हुए प्रेडिक्शन करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए कौन कौन सा ग्रह प्रभावित करेगा विशेष रूप से इस परिणाम को। उसमें प्रमुखतया जो आते हैं वो 3 ग्रह आते हैं, राहु, मंगल और बुध। ये बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। इन 3 ग्रहों की भूमिका विशेष होने वाली है इस 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम में। एक एक करके शुरू करते हैं और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ज्योतिषीय आंकड़े बहुत सटीक आपको हो सकता है कि कहीं ना मिले। तो हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले, सबसे मार्वलस, सबसे अट्रैक्टिव और बड़ा बदलाव करने वाला जो ग्रह है वह है राहु। तो हम राहु से प्रारंभ करते हैं। देखिए, राहु एक बहरूपिया ग्रह है। ये जहां बैठता है वहां के जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें बहरूपियापन दे देता है, एक नाटकीय मोड़ देता है। ये जहां दृष्टि डालता है उस भाव के फल में एक नाटकीय मोड़ दे देता है, उस भाव के फल में एक बहरूपियापन दे देता है। राहु बैठे हैं तृतीय भाव में। तीसरा भाव जो होता है वह हमारे मीडिया का भाव होता है, हमारे कम्युनिकेशन का भाव होता है। तो अगर यह कुंडली बीजेपी के लिए बनाई जा रही है तो निश्चित तौर पर बीजेपी की कम्युनिकेशन स्किल, बीजेपी की जो मीडिया अप्रोच है, मीडिया के थ्रू वो जो मैसेज देना चाहते हैं, ये सारी चीजों का एनालिसिस जो है वह हम तृतीय भाव से करते हैं। तो तृतीय भाव में बैठे कौन ग्रह हैं? राहु देव, और इनके साथ में बैठे हैं मंगल। मंगल स्वयं में एक बहुत एक्टिव परफॉर्मेंस देने वाले ग्रह हैं।
और मंगल और राहु का यह संयोग जो है, यह थर्ड हाउस में विस्फोटक स्थितियों का निर्माण कर रहा है। बैठे हुए गुरुदेव की मीन राशि 12 नंबर में, तो निश्चित तौर पर यह एक छलावा देने का काम करेंगे। यही तो बहरूपियापन है। यानी कि थर्ड हाउस में राहु देव का बैठना, यानी कि बीजेपी का जो मीडिया सेल है, बीजेपी का जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, वो राहु उसको हैंडल करेंगे मंगल के साथ बैठकर। तो नो डाउट कि यह जो दिखाएंगे, यानी यह जो मीडिया के थ्रू यह जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है कि दिख कुछ रहा होगा और रिजल्ट उसका कहीं और इफेक्ट करेगा। यही तो छलावापन है। तो मीडिया के माध्यम से और अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से बीजेपी विपक्ष के ऊपर हावी होगी। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस में राहु बलवान माने जाते हैं और विरोधियों पर हावी होने वाले माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर हो सकता है, एक संभावना निश्चित बन रही है कि जो कुछ भी देखा जाएगा, जो कुछ भी प्रचारित और प्रसारित हो रहा होगा, उसके अतिरिक्त एक बड़ी स्ट्रेटेजी, बड़ी रणनीति काम करने वाली है, जो कि कहीं ना कहीं हम सबको बाद में चौंकाएगी। और यह जो कम्युनिकेशन और मीडिया का जो पार्ट है, यह बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। अब राहुदेव तृतीय भाव में बैठेंगे तो पंचम इनकी जो पूर्ण दृष्टि पड़ेगी वो सप्तम भाव पर पड़ेगी। और सप्तम भाव जो होता है वह हमारे पार्टनर्स का होता है, वह हमारे सहयोगियों का होता है। यानी कि बीजेपी के साथ और जो सदस्य या जो भी दल बीजेपी का सहयोग कर रहे हैं, उस भाव पर राहु की दृष्टि है कि ये वहां भी अपना रोल अदा करेगा। तो राहु जब 7th हाउस में जाएगा तो एक ऐसा सब्जबाग दिखाएगा कि नए जो दल हैं वह भी इनकी ओर आकर्षित होते हुए, खिंचते हुए दिखेंगे। दूसरा कि 7th हाउस का जो लॉर्ड है चंद्रमा, वो माफ करिएगा, 7th हाउस का जो लॉर्ड है चंद्रमा, वो 2nd हाउस में जाके बैठा। 2nd हाउस हमारा परिवार का भाव है। तो 2nd हाउस में लग्नेश शनि स्वयं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठे हैं। तो अन्य दलों की तरफ से, जो इनके अन्य सहयोगी दल हैं, इनकी तरफ से पूर्णतः सहयोग होता दिख रहा है। कोई कहीं पर भाग कर जाने वाला नहीं है, बल्कि नए लोग जुड़ने की और अधिक संभावनाएं जरूर बन रही हैं। तो पंचम दृष्टि जब सप्तम भाव पर डालेंगे तो सहयोगी और सहयोगी दलों के साथ इनका जो कम्युनिकेशन है वो बड़ा मजबूत दिख रहा है। तो इस एंगल से भी एक मामला बनता है कि बीजेपी को बढ़त, जीत और सफलता मिलती दिख रही है, सहयोगियों के माध्यम से और कम्युनिकेशन के माध्यम से। अब 7वीं जो पूर्ण दृष्टि पड़ रही है राहु की और मंगल की, वो 9वें भाव पर पड़ रही है, जहां पर केतु स्वयं विराजमान है 6 नंबर यानी कन्या राशि। अब चूंकि 9th हाउस में जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो ये थोड़ा सा उठापटक करेंगे भाग्य में, लेकिन सपोर्ट करने वाले मोड में बैठे हैं। तो नो डाउट कि एट लास्ट भाग्य से भी बीजेपी को सपोर्ट मिलता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि केतु स्वयं विराजमान है उसमें, ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव करने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन चतुर्थेश मंगल जो कि जनता और चुनाव भाव का स्वामी ग्रह है, उसकी भी दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है। और 9वें भाव पर पड़ने के कारण मंगल भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट देते दिख रहे हैं बीजेपी को भाग्य की तरफ से। यानी कि कुछ ऐसे परिणाम आ सकते हैं जो भाग्य के कारण, यानी जहां पर एक ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि यहां पे वो संघर्ष कर सकते थे कुछ एक सीटों पर, वहां पर भी कुछ एक ऐसे परिणाम आ सकते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड परिणाम हो। अब इसके बाद लास्ट में राहु की जो 9वीं दृष्टि होगी वो होगी एकादश भाव यानी प्राप्ति वाले भाव में। यानी हम कुछ भी करते हैं तो हमें रिजल्ट कैसा मिलेगा, यह हम 11th हाउस से देखते हैं। तो 3rd हाउस में मीडिया और कम्युनिकेशन हाउस में बैठकर राहु देव जब 11वें भाव पर यानी प्राप्ति वाले भाव पर दृष्टि डालेंगे तो चमत्कारिक परिणाम देंगे। क्यों? क्योंकि एकादशेश जो है वो वृश्चिक राशि यानी स्वामी मंगल है और उनके साथ में ही 3rd हाउस में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन मीडिया कम्युनिकेशन के थ्रू यह प्राप्ति का भाव सक्रिय होता दिख रहा है। यानी बीजेपी को मैक्सिमम फेवर जो मिलेगा वो उसकी मीडिया सेल और उसकी कम्युनिकेशन
ऑनलाइन जो जितने प्लेटफॉर्म के थ्रू उसने खुद को प्रसारित किया है, इसका एक बहुत बड़ा रोल साबित होने वाला है लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम में। और यह बीजेपी के फेवर में दिख रहा है राहु के एंगल से। अब हम बात करते हैं दूसरे अपने महत्वपूर्ण ग्रह की, वो है मंगल। किसी भी कुंडली में चौथा भाव जो होता है वह हमारी जनता का भाव होता है, हमारे चुनाव का भाव होता है, यानी कि लोकप्रियता का भी भाव होता है, पब्लिक से रिलेशन का, पब्लिक से अटैचमेंट का भाव फोर्थ हाउस यानी चौथा भाव होता है। चौथे भाव में एक नंबर लिखा है यानी मेष राशि तो स्वामी मंगल होते हैं, तो यह भी एक निर्णायक ग्रह बन जाते हैं इस प्रश्न कुंडली में बीजेपी के लिए। अब चौथे भाव का स्वामी ग्रह थर्ड हाउस में यानी तृतीय भाव में जाकर बैठा है, तो तृतीय भाव में मंगल अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि मित्र की राशि में बैठे हैं, यानी कि सफल होने वाला परिणाम देने के लिए यहां बैठे हैं। और साथ ही में एकादश भाव यानी जो प्राप्ति का भाव है, हमने जो कुछ भी किया उसके रिजल्ट का भाव है, उसके भी स्वामी बनते हैं मंगल। इसी कारण मंगल बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। तो राहु के साथ बैठे हैं मंगल, तो निश्चित तौर पर एक विस्फोटक और एक विध्वंसक प्रकृति और स्वभाव का रूप लिए बैठे हैं। अब मंगल देव तीसरे भाव में बैठेंगे, तो तीसरे भाव में बैठकर अपनी चतुर्थ यानी चौथी पूर्ण दृष्टि छठवें भाव पर डालेंगे, और छठवां भाव जो होता है वो हमारे शत्रुओं का भाव माना गया है। तो शत्रुओं के भाव पर जब मंगल देव चौथी पूर्ण दृष्टि डाल देंगे तो नो डाउट कि शत्रुओं का दमन करेंगे। तो शत्रुओं यानी कि विपक्ष भी कहा जा सकता है, प्रतिस्पर्धी और विरोधी भी चौथे भाव से देखे जाते हैं। तो प्रतिस्पर्धी यानी कि विपक्ष के ऊपर मंगल हावी होते दिख रहे हैं, ये बीजेपी के फेवर में दिख रहे हैं, यानी कि जो प्रतिस्पर्धी होंगे वह उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। फिर इसके बाद में मंगल देव अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर डालेंगे। चतुर्थेश यानी केंद्र के स्वामी होते हैं, और नवम पे जब दृष्टि डालेंगे तो नवम भाव को पॉजिटिवली एक्टिवेट करेंगे, तो भाग्य का सपोर्ट होता दिखेगा। तो फिर से वही बात आएगी कि बीजेपी की कुछ एक ऐसी सीटें जिसपे यह विचार किया जा रहा हो कि विपक्ष इन सीटों को निकाल ले जाएगा, वो सीटें भी आपको बीजेपी के फेवर में जाती दिख सकती हैं, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट बीजेपी को मिल रहा है। फिर इसके बाद मंगल देव की आती है तीसरी पूर्ण दृष्टि, और वह जो तीसरी पूर्ण दृष्टि है वह आठवीं दृष्टि होती है, और वह पड़ रही है दसम भाव पर, जिसको राजनीति का भी भाव माना गया है। तो राजनीति के भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि, आठवीं पूर्ण दृष्टि का पड़ना राजनीति के मामले में भी सफलता दिलाता है। थर्ड हाउस में बैठे हैं तो अपने कम्युनिकेशन के कारण, अपने मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसके कारण राजनीति में भी सफलता मिलती दिख रही है बीजेपी को। तो मंगल देव बड़े प्रमुख और बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं, और इन भावों पर क्योंकि यह अपना सपोर्ट देते दिख रहे हैं, तो इसलिए मंगल के एंगल से अगर देखा जाए तो बीजेपी को सफलता मिलती दिख रही है। अब तीसरा और महत्वपूर्ण जो ग्रह होगा वो होगा बुध। इस कुंडली में बुध ग्रह जो है वह छठवें भाव के स्वामी यानी रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, विपक्ष इत्यादि के भाव के कारक बनते हैं, और साथ ही में नवम भाव यानी कि भाग्य भाव के भी कारक बनते हैं। यानी एक अच्छे और एक बुरे भाव के स्वामी होते हैं बुध देव, और बैठे हैं कहां पर? चतुर्थ भाव में, सबसे महत्वपूर्ण भाव यानी कि जनता और चुनाव के भाव में जाकर बुध देव बैठ गए हैं। नो डाउट कि जब प्रतिस्पर्धी शत्रु भाव रखने वाला ग्रह चतुर्थ भाव यानी जनता और चुनाव वाले भाव में जाकर बैठेगा तो उस भाव को खराब करेगा। तो यह बुध ग्रह जो है यह खराब कर रहा है बीजेपी के चुनाव और जनता से कम्युनिकेशन और जनता से कनेक्टिविटी के मामले में। अब क्योंकि बुध ग्रह जो है इसको राजकुमार की संज्ञा दी गई है, और यह नपुंसक ग्रह कहा गया है। क्यों? क्योंकि जब तक किसी ग्रह का सपोर्ट न मिले तो यह अकेले में उतना विस्फोटक रूप नहीं ले पाता।
स्टार्टिंग की एज का ग्रह माना गया है, यानी कि बहुत ज्यादा विस्फोटकता और बहुत ज्यादा अकेले परिणाम देने में सक्षम नहीं होता बुध, लेकिन फिर भी षष्ठेश होने के कारण निश्चित तौर पर नुकसान देने का काम बुध देव कर रहे हैं। तो बुध का भी काम क्या है? कम्युनिकेशन, कैलकुलेशंस, एनालिटिक्स। तो विपक्ष भी कम्युनिकेशन, विश्लेषणात्मक अपनी क्षमता के कारण चुनाव और जनता के बीच में बीजेपी की छवि को कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचाने का काम कर रहा है। क्योंकि बुधदेव अकेले बैठे हैं, इस कारण से बहुत अधिक विशेष प्रभाव तो नहीं डाल पाएंगे, लेकिन रिजल्ट में ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी को निश्चित तौर पर नुकसान पहले की अपेक्षा कुछ न कुछ होगा चुनाव के मामले में, जनता से कम्युनिकेशन के मामले में। चतुर्थ में बैठकर दशम भाव यानी राजनीति के भाव को भी बुधदेव देख रहे होंगे और शत्रु भाव से देख रहे होंगे। तो बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान ये उनके राजनीतिक कैरियर में भी देने का काम कर रही हैं। यानी कि यहां पर बीजेपी के लिए यह सलाह है कि जनता का एक जो धड़ा है, एक जो हिस्सा है, वह थोड़ा सा टूटता हुआ दिख रहा है कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन न होने के कारण। बुधदेव व्यापारिक ग्रह माने गए हैं, तो व्यापारियों का एक वर्ग बीजेपी से नाराज हो सकता है। बुधदेव व्यापार के अतिरिक्त कैलकुलेशंस और इसके साथ कम्युनिकेशंस को भी हैंडल करते हैं, तो कम्युनिकेशन में मीडिया का भी भाव आता है। तो षष्ठेश बुध कहीं ना कहीं यह भी संकेत दे रहे हैं कि मीडिया का भी एक धड़ा जो है माफ करिएगा, मीडिया का भी एक धड़ा जो है वह थोड़ा सा इनसे नाराज चल रहा है, और इनको चाहिए कि समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ इनका कम्युनिकेशन अच्छा हो, और प्रत्येक वर्ग का विकास तभी हो सकता है जब इनकी कम्युनिकेशन अच्छे से हो। तो मीडिया के साथ भी अच्छा कम्युनिकेशन और उसकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करने की जरूरत होगी बीजेपी को, और इसके साथ में व्यापारी वर्ग की भी कुछ समस्याएं होंगी, तो इसके बारे में भी सोचने और समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर पूरे देश की बात की जाए तो व्यापारी जो वर्ग है बहुत बड़ा वर्ग है, और दूसरा क्योंकि शनि देव की दृष्टि भी बुध पर पड़ रही है, तो व्यापारी भी कौन सा व्यापारी, शनि देव जो है वो निम्न वर्ग, निचले वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो निम्न स्तर का और निचले स्तर का जो व्यापारी वर्ग है वह इनसे नाराज होता दिख रहा है। तो बीजेपी को अपने इस पार्ट को मजबूत करने की आवश्यकता है, और निश्चित तौर पर इस चुनाव में इस वर्ग से इनको बहुत ज्यादा वोटिंग की पॉसिबिलिटी भी नहीं मिलेगी। तो बुध की बात हो गई, 3 महत्वपूर्ण ग्रहों की बात हमने कर ली। अब बाकी ग्रहों का भी एनालिसिस समझते हैं, फिर अंत में हम देखेंगे कि क्या निचोड़ निकल रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे शनिदेव, बड़े महत्वपूर्ण है यह भी। क्यों? क्योंकि एक तो लग्नेश है और दूसरा द्वितीय भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठे हैं, बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हैं। दूसरा भाव जो होता है वो हमारे बहुत रत्न आभूषण वाले स्थितियों को दिखाता है, और इसके साथ ही में यह हमारे कुटुंब का भी भाव। तो बीजेपी के लिए रत्न और आभूषण कौन हो सकते हैं? इनके महत्वपूर्ण नेता, इनके महत्वपूर्ण एमपीज, इनके जो बेसिक स्ट्रक्चर, इनकी जो कोर कमेटी में जो लोग इन्वॉल्व हैं वह इनके लिए एक रत्न की तरह है। क्योंकि शनि देव बहुत मजबूत स्थिति में है, तो नो डाउट कि यह कुटुंब की वृद्धि करेंगे। तो कुटुंब की जब वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का दायरा बढ़ेगा। एक पॉजिटिव बात बीजेपी के लिए यहां पर यह भी निकल कर आती है कि इस चुनाव में इनको सफलता मिलेगी, तभी इनका दायरा और बढ़ेगा। यह निचले तबके, निम्न वर्ग और गरीब, मजबूर और असहाय लोगों का ग्रह है शनि। मजबूत स्थिति में बैठा है, तो निश्चित तौर पर उन लोगों के लिए यह बड़ी फेवरेबल बात है कि शनि फेवर में है। बीजेपी यदि जीत जाती है तो इन लोगों के लिए निश्चित तौर पर बहुत अच्छे काम होने वाले हैं।
द्वितीय भाव में बैठकर अपनी तीसरी पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव जो कि जनता और चुनाव का भाव है इस पर डालेंगे तो गरीब, मजबूर, निर्बल और असहाय लोगों का सपोर्ट पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में जाता दिख रहा है। माफ करिएगा। तो यह वर्ग ही इनको जिताने का काम कर रहा है, क्योंकि अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं और फोर्थ हाउस पर पूर्ण दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो शनिदेव का भी बड़ा सपोर्ट होता दिख रहा है। फोर्थ हाउस पर क्योंकि मेष राशि है और यह इनकी नीचस्थ राशि है, तो वही बात फिर से निकल कर आती है कि उसमें बुध देव बैठे हैं और शनिदेव अपनी नीचस्थ राशि पर अच्छी और शुभ दृष्टि डाल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा वर्ग, निम्न वर्ग, निचला तबका इनको वोट दे रहा है, लेकिन फिर भी बुध के साथ जो शनि का कॉम्बिनेशन है, यानी कि निचले वर्ग के जो व्यापारी हैं, जो मीडिया का जो वर्ग है, वो इनसे नाराज चल रहा है और ये नाराजगी इनको वोटिंग में दिखेगी। शनिदेव जब द्वितीय भाव में बैठे हैं तो इनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि अष्टम पर, जो कि रहस्य का भाव है, जो कि गुप्त भाव है, उस पर पड़ रही है, तो शुभ दृष्टि पड़ रही है। और जो अष्टम का भाव है वह आयु का भाव है और शनिदेव स्वयं उस भाव के कारक ग्रह माने गए हैं। तो आयु का कारक ग्रह शुभ और मजबूत स्थिति में द्वितीय भाव में बैठकर जब अष्टम पर दृष्टि डालेगा पूर्ण अपनी, तो आयु की वृद्धि करेगा, यानी बीजेपी की आयु में वृद्धि होगी। तो यह जो इनका राजनीतिक कैरियर है उसके आयु में वृद्धि करते दिख रहे हैं शनिदेव, तो वृद्धि होगी तो निश्चित जीत की यह एक प्रबल संकेत भी है कि वृद्धि होगी। मजबूती से यह अपनी आयु का भोग करेंगे सुख के साथ। तो सुख के साथ भोग तभी कर सकते हैं जब यह विजेता बने। तो विजेता बनने की ओर एक संकेत शनिदेव सेकंड हाउस में बैठकर सप्तम पर पूर्ण दृष्टि डालकर भी दे रहे हैं। शनिदेव का जो दसम दृष्टि का एंगल है, यानी कि शनि की जो दसवीं पूर्ण दृष्टि है, वह 11वें भाव प्राप्ति के भाव, रिजल्ट के भाव पर पड़ रही है और बड़ी शुभ दृष्टि पड़ रही है, यानी कि रिजल्ट भी बीजेपी के पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। तो शनिदेव का भी सपोर्ट बीजेपी को मिलता दिख रहा है। शनिदेव के बाद हम बात करेंगे चंद्र ग्रह की। चंद्रमा सप्तम भाव यानी साझेदारी वाले भाव के स्वामी होते हुए सेकंड हाउस यानी कुटुंब भाव में बैठते हैं, तो नो डाउट कि इनके साथ इनका जो सहयोगी दल है वह कुटुंब की तरह इनके साथ अटैच्ड रहेंगे, जिसमें शनि स्वयं अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो वह बांध कर जोड़कर एक परिवार की तरह इनको साथ में लेकर चलने के लिए तैयार रहेंगे। और यह भी एक पॉजिटिव बात है, यह भी एक सकारात्मक बात है बीजेपी के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव, राजनीति में कोई व्यक्ति चमक तभी सकता है जब सूर्य का सपोर्ट हो। सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होते हैं इस कुंडली में, लेकिन सूर्य को अष्टमी से होने का दोष नहीं लगेगा। तो सूर्य बैठे कहां पर हैं? सूर्य पंचम में बैठे हैं, जहां मंत्रित्व की बात होती है, जहां पर किसी बड़े पद, बड़े ओहदे की बात होती है। तो एर्थ हाउस से कोई बड़ा मजबूत शानदार ग्रह सूर्य फिफ्थ हाउस में जाकर बैठता है, और जहां पर पहले ही दो गुरु बैठे हैं, पहला दैत्य गुरु शुक्र और दूसरे देव गुरु बृहस्पति, दो गुरु बैठे हैं, और जिनके साथ जाकर चमक दमक वाला, सबको अपनी ओर खींचकर अपने अगल बगल नचाने वाला जो ग्रह है वह सूर्य उनके साथ बैठा है। तो एक बड़ी प्लानिंग की तैयारी हो रही है, और एर्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा है, तो मोस्ट पॉसिबल बड़ी संभावना है कि इस बार मंत्रित्व के मामले में बड़े बदलाव आपको दिख सकते हैं, जो आपको चौंका सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल सकते हैं विभाग के बंटवारे में, मंत्रित्व के बंटवारे में, क्योंकि फिफ्थ हाउस में सूर्य बैठे हैं तो सपोर्ट कर रहे हैं। फिफ्थ हाउस का जो सूर्य होता है वो शिव कृपा को दिखाता है और ईश्वरीय कृपा को दिखाता है। एर्थ हाउस के लॉर्ड हैं तो कहीं ना कहीं वह ईश्वरीय कृपा जो होगी वह साधना से, वह गुप्त रूप से एक बड़े सपोर्ट को दिखा रही है। आप सभी जानते हैं कि मोदी जी ध्यान, योग और ईश्वरीय कृपा में विश्वास रखते हैं। वर्तमान में भी वह ध्यान मुद्रा में लीन है। लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ लोग यह सोचे कि यह दिखावे की बात है, लेकिन नो,
फिफ्थ हाउस में एर्थ का बैठना, वो भी सूर्य जैसे ग्रह का, निश्चित संकेत देता है कि शिव जी की कृपा मोदी जी के साथ है। तो आज के समय में बीजेपी टोटली क्या है, मोदी जी, तो बीजेपी को इसका बेनिफिट निश्चित मिलेगा। ऐसा व्यक्ति जहां जाता है, जिस कुनबे के साथ जुड़ता है, जिस धड़े के साथ जुड़ जाता है, उस धड़े की वृद्धि होने लगती है, चमक जाता है। शुक्र के साथ, शुक्र स्वयं अपनी राशि में विराजमान है पंचम भाव में, और जब शुक्र सूर्य के साथ होते हैं तो शुक्र जो है वो सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, आप सभी जानते हैं। जब सूर्य की रश्मियां, सूर्य का प्रकाश जब शुक्र के साथ इन्वॉल्व होता है तो चमक बढ़ जाती है, यानी कि प्रकाश बढ़ जाता है रिफ्लेक्शन के कारण। तो मोदी जी की ख्याति बढ़ने वाली फिफ्थ हाउस में, और पहले के अपेक्षा हो सकता है कि मोदी जी के पास भी पहले से अधिक विभाग और मंत्रित्व इनके पास बढ़ जाए। अगले ग्रह की बात करते हैं। अगला जो ग्रह है हमारा वो है केतु ग्रह। यह अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर ले जाने वाला बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है। 9th हाउस में बैठा है और बुध की राशि में बैठा है। बुध खराब परिणाम देने वाले ग्रह हैं इस कुंडली में। षष्ठेश होते हैं और नवमेश होते हैं, तो षष्ठेश होने के कारण बुध इस कुंडली में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, और उनकी राशि में अगर केतु बैठे हैं तो केतु भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले। नवम में बैठकर केतु एक एंगल से भाग्य को खराब करने का काम करेंगे, यानी कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो सकता है कि बीजेपी की भी कुछ ऐसी सीट्स जहां पर वो बड़ा अपेक्षित हो, उन सीटों पर हार का सामना करना पड़ सकता है। 9th हाउस में केतु बैठकर अपनी 5वीं पूर्ण दृष्टि लग्न पर डाल रहे हैं, जो कि स्वयं बीजेपी है। तो बीजेपी को ये नुकसान देने का काम करेंगे, किस प्रकार का, भाग्य के माध्यम से। तो रिजल्ट फिर वही आता है कि कुछ एक ऐसे उम्र में बड़े बीजेपी के ऐसे सांसद जो जिनकी उम्र अधिक हो और ज्यादा अधिक चर्चित रहे हों, ऐसे लोगों के लिए, या जो लोग बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिक रहे हों, रणनीतिकार रहे हों, बीजेपी के ऐसे सांसद, उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है और चौंका देने वाला रिजल्ट केतु दे सकते हैं। 7वीं पूर्ण दृष्टि यह डालेंगे मीडिया कम्युनिकेशन के हाउस तीसरे भाव पर, जिसमें राहु के साथ मंगल विराजमान है। तो यह मंगल जो उत्तेजक और साहसी ग्रह है, इस पर जब केतु की खराब दृष्टि पड़ेगी तो कम्युनिकेशन के माध्यम से एक डाउनफॉल भी दिखेगा बीजेपी के लिए। तो विपक्ष की ओर से जो कम्युनिकेशन लेवल पर, जो मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लेवल पर जो विपक्ष की जो तैयारी है वो भी कमतर नहीं है, यानी कि विपक्ष भी बीजेपी की मीडिया वाली इन चाल को समझ रहा है, और केतु के माध्यम से स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि विपक्ष ने भी अपनी जो भी चालें चली होंगी कम्युनिकेशन मीडिया के माध्यम से, उसमें बीजेपी को यह नुकसान करता दिखेगा। यानी जनता के मन में ऑनलाइन माध्यम से, मीडिया और कम्युनिकेशन के माध्यम से बीजेपी को विपक्ष नुकसान करता दिखेगा शुरुआती दौर में। यानी जब से चुनाव का प्रारंभ हुआ है और जब चुनाव खत्म हुआ है, इसके शुरुआती 40% में जो विपक्ष है वह निश्चित तौर पर कम्युनिकेशन और मीडिया के माध्यम से बीजेपी को नुकसान करेगा। आप सब लोगों ने अनुभव भी किया होगा कि शायद कुछ ऐसा ही होता दिखा भी है। नवम में केतु बैठेंगे माफ करिएगा, तो अपनी नवी पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर डालेंगे। पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं, पंचम भाव में गुरु हैं और पंचम भाव में शुक्र हैं। केतु बुरी दृष्टि डाल रहे हैं, शत्रुवत दृष्टि डाल रहे हैं सूर्य के ऊपर, जो कि ग्रहण दिखा रहा है। अष्टम का स्वामी है, यानी रहस्य का स्वामी है, गुप्त भाव का स्वामी है, और फिफ्थ हाउस में बैठा है, तो निश्चित वही रिजल्ट फिर आएगा। दूसरे एंगल से समझिएगा कि कुछ बीजेपी के ऐसे मंत्री पद के उम्मीदवार जिनके बारे में सब लोगों ने सोच रखा होगा, उनके हाथ से मंत्री पद की हानि, यानी उनके मंत्रित्व पद के छीनने के चांस बना रहे हैं केतु नवम में बैठ।
सब कुछ ठीक रहेगा, फिर भी उनके हाथ से मंत्रित्व पद छिन सकता है। क्यों? क्योंकि केतु शत्रुओं से दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु और शुक्र, इन दोनों ग्रहों पर भी केतु अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहां पर भी यह नुकसान करेंगे। क्यों? क्योंकि 12वें भाव का स्वामी होते हैं बृहस्पति और तीसरे भाव के भी स्वामी होते हैं, तो कम्युनिकेशन पर मैंने आपको बताया कि नुकसान करेंगे। 12वां भाव दूरस्थ जगहों का होता है, हमारे जर्नीज का होता है, तो यात्राओं के माध्यम से बीजेपी ने जहां जहां अपनी सभाएं की हैं, उन जगहों से भी प्रत्येक जगह से इनको अच्छे रिजल्ट्स आते नहीं दिखेंगे। 12वां भाव दूरस्थ स्थान का होता है, तो भारत के दूरस्थ स्थान के क्षेत्र, क्योंकि उसमें 9 नंबर की राशि है या अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व अर्थात दक्षिण, तो दक्षिण के एक हिस्से से इनको बहुत बुरा असहयोग दिखेगा। अब बात करते हैं बाकी दोनों ग्रहों की जो गुरुदेव माने गए हैं। बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति अभी मैंने बताया आपको कि 12वें भाव के स्वामी होते हैं और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। जैसा कि 12वां और तीसरा ये दो खराब भाव माने गए हैं, और उन दो खराब भावों के स्वामी होते हुए बृहस्पति पंचम यानी एक शुभ भाव में जाकर बैठ गए हैं। तो पंचम भाव जो मंत्रित्व का भाव है, बुद्धि और ज्ञान का भाव है, और यह एक विशाल ग्रह है, यह देवों के गुरु कहे गए हैं। तो बीजेपी के जो बड़े लेवल के जो पंडित हैं, कैलकुलेटिव ब्रेन वाले जो इनके सदस्य हैं, उनका मेथड इस बार नहीं काम आने वाला। या पूरी तरह से प्रयासरत होंगे। शुभ ग्रह है बृहस्पति, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के प्रति वो समर्पित तो रहेंगे, लेकिन आकारक होने के कारण, बुरा परिणाम देने के कारण सपोर्ट नहीं मिलेगा। केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो इस कारण भी थोड़ा सा शत्रुवत व्यवहार में बदलाव होता दिखेगा। बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, जो बड़े लेवल के जो स्तंभ हैं, उनकी बनाई हुई रणनीति थोड़ा सा विफल होती दिखेगी, और जिसका दुष्परिणाम उनको उनके मंत्रित्व पद के छीनने के रूप में दिख सकता है। इनकी स्ट्रेटेजी भी काम नहीं आने वाली, तो कहीं ना कहीं यह एक डिफीट का कारण भी बनता है बीजेपी के लिए। शुक्र पर केतु की दृष्टि, शुक्र स्वयं अपनी राशि में पंचम में बैठे हैं, वृषभ राशि में, और दसम भाव बड़े महत्वपूर्ण भाव, राजनीति के भी कारक हैं। तो फिफ्थ हाउस में शुक्र देव तो बड़ी मजबूत स्थिति में है, हालांकि थोड़ा सा अस्त है, इस कारण से वो चमक दमक नहीं दिखने वाली। बीजेपी ने जो एक्सपेक्ट किया था, जो चिल्ला रही थी, जो उसने प्रचारित प्रसारित किया है कि मैं इस लेवल तक पहुंच सकता हूं बीजेपी में, वो नहीं होने वाला। वो होने की कोशिश पूरी होगी, क्योंकि शुक्र अपने ही घर में बैठे हैं, लेकिन अस्त होने के कारण वो प्रयास तो पूरा दिखेगा, लेकिन वो लक्ष्य नहीं मिलेगा। केतु का नवम पर दृष्टिपात, यानी कि नवम जो दृष्टि होगी फिफ्थ हाउस पर, तो शुक्र को कहीं ना कहीं वो डिप्रेस करने का काम करेगी, तो वो चमक दमक कम करने का काम करेगी, तो वो चर्चा में उतना नहीं आ पाएंगे, क्योंकि शुक्र एक स्त्री संज्ञक ग्रह है। तो इस बार महिलाओं के मंत्रित्व पद में बड़ा बदलाव होता दिखेगा। कुछ एक को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, और कुछ एक से मंत्रित्व पद के मामले में जिम्मेदारियां छीनी जा सकती हैं। जिनको भी जिम्मेदारी मिलेगी, वो अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन बहुत सजगता और बहुत सफलता से करेगी, क्योंकि शुक्र पंचम में मजबूत स्थिति में बैठे हैं। तो हमने बात की सभी ग्रहों की। विंशोत्तरी दशा जो चल रही है, इस प्रश्न कुंडली के अनुरूप महादशा मंगल की, अंतरदशा बुध की, प्रत्यंतर दशा शनिदेव की, सूक्ष्मांतर दशा चंद्रमा की, प्राणांतर दशा चंद्रमा की प्रथम पहर में और द्वितीय प्रहर में मंगल की चलेगी। 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, और 4 तारीख को जो प्राणांतर दशा रहेगी वो प्रारंभ में चंद्रमा की और सेकंड फेज में अंत तक मंगल की रहने वाली है। चंद्रमा जो है वो भी सपोर्टिव है, और मंगल जो है वो भी सपोर्टिव है। तो सपोर्ट होता 4 तारीख को जब मतगणना होगी, तो सपोर्ट होता बीजेपी को जरूर दिखेगा, लेकिन फर्स्ट फेज में उतार चढ़ाव ज्यादा होगा। सेकंड फेज में आक्रामकता के साथ एक बड़ी जीत, बड़ी पहुंच बन चुकी होगी। तो अगर हम दिशा के अनुरूप देखें इस कुंडली के माध्यम से,
तो पूर्वोत्तर से बीजेपी को सफलता मिलती दिख रही है, अच्छी सफलता। उत्तर से विरोध होता दिख रहा है, तो उत्तर का जो धड़ा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज है, और इस नाराजगी का जो फल दिखेगा वो आपको वोटिंग में और उसके रिजल्ट में दिखेगा। उत्तर पश्चिम से पूरी तरह सहयोग होता दिख रहा है बीजेपी को, दक्षिण पश्चिम से विरोध दिख रहा है, दक्षिण पश्चिम के हिस्से से घोर विरोध होता दिख रहा है, और दक्षिण पूर्व के हिस्से से जो भी रिजल्ट आएगा वो आश्चर्यचकित करने वाला होगा। या तो पूरी तरह बीजेपी को सहयोग मिलेगा, स्वीकारोक्ति मिलेगी, या फिर दक्षिण पूर्व में बीजेपी पूरी तरह से सफाया भी हो सकता है। तो यह है ग्रहों की चाल। रिजल्ट में अगर हम कहें तो बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई जरूर दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा विरोध इस बार जरूर दिखेगा, और जो टारगेट, जो लक्ष्य दिया गया है वह लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। हालांकि थर्ड हाउस का जो राहु है वह निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े बदलाव को करता दिख रहा है, लेकिन अगर बाकी ग्रहों का कॉम्बिनेशन हम देखें तो बीजेपी का जो 400 पार का जो लक्ष्य है वह होता नहीं दिख रहा है, लेकिन जीत बीजेपी की सुनिश्चित दिख रही है। तो यह ग्रहों की चाल है। प्रश्न कुंडली के माध्यम से मैंने प्रयास किया कि मैं भी अपना मत दूं कि क्या ग्रहों की चाल कह रही है बीजेपी के फेवर में या अगेंस्ट में। तो बीजेपी के फेवर में है ग्रहों और सितारों नक्षत्रों की चाल। मुझे विश्वास है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे सभी महत्वपूर्ण वीडियोज आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आप अपनी कुंडली का फ्री में विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप अपनी जन्म का समय, जन्म की तिथि और जन्म का स्थान हमें भेजें। हम आपकी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण करेंगे और निःशुल्क उपाय बताएंगे जो एकदम सटीक होंगे। आपको आपकी परेशानी और समस्या से छुटकारा होता जरूर दिखेगा। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।